देखिए, तू मैं पर ज़िंदगी आगे बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर इसी तरीके से ये चीज़ें चलते रहेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1 रुपया नहीं आएगा, आपके इंपोर्ट्स पर असर पड़ेगा। देर जाकर जो हम पापर हो चुके हैं, आगे चलते हम कंगाल हो जाएंगे। ये हेल्थ के लिए ख़राब है, भले वो स्टेट की हेल्थ हो या कंट्री की हेल्थ हो, हेल्थ के लिए ख़राब है। कोई भी इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जब एक जगह इन्वेस्ट करना चाहता है तो उस जगह पर वो चाहता है कि सुकून हो, सुकून अमन अगर है तो उस जगह पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। आप सुकून अमन सुकून बिगाड़ देंगे तो पहले ही पापर हैं, पैसा नहीं है। यहाँ से बीजेपी के लीडर्स दुबई जा रहे हैं, दुबई एक्सपो में जाकर के बायलैटरल ट्रेड के हिसाब से पैसा ला रहे हैं। अब ओमान का प्रिंस दिल्ली आया हुआ है, मोदी जी से उसकी मुलाकात है, तो ओमान के प्रिंस के साथ भी ये ट्रीटी करेंगे, पैसों का वादा करेंगे। सऊदी के साथ इनके ट्रीटीज़ हैं, 5.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरे देश के लिए इन लोगों ने माना है। देखिए, एक सिस्टम चलता है, अकेले इंडिया पूरी दुनिया में बाकी नहीं रह सकता। जब तक आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप चाइना से नहीं मंगाते, आपको आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। बेसिक चीज़ें चाइना से आती हैं, और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान से चीज़ें आती हैं, इसी तरीके से ईरान से चीज़ें आती हैं। आप इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। ये छोटे तौर पर एक मंदिर की यात्रा में आप छोटा दंगा कराकर, आग भड़काने का काम कर कर छोटा चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर इट इज़ बैड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। छोटी सी आग पूरे मुल्क में भी फैल सकती है। बिल्कुल ऑलरेडी ये नेशनल न्यूज़ हो चुकी है, ऑलरेडी ये नेशनल न्यूज़ हो चुकी है। ये सरासर गलत है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जब इन लोग ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं तो इन लोग कसम खाते हैं भगवान के नाम पर कि भाई हम किसी ज़ात मजहब भेदभाव के बिना सब लोगों को एक तरीके की एक नज़र से हम देख करके जाएंगे। तो आज ये लोग जो कर रहे हैं, ये इनके ईश्वर पर जो इन्होंने कसम खाई है उसके ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं कर सकते, ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट पीपल रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं कर सकते। फ़िलहाल के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं, फ़िलहाल के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं, एक छोटी चीज़ है। अब इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जाएंगे तो फिर तू मैं पर बात आएगी। कानूनी कार्रवाई नहीं, इसके लिए जो करना है वो सियासी अकायद वहाँ असेंबली में कर रहे हैं। अब वो मिल कर के बात करते हैं, असेंबली में चिल्लाते हैं, फिर बाहर जब आते हैं तो एक दूसरे से इनफरादी तौर पर भी बात होती है। तो इंशाल्लाह देखें आगे चल के क्या होगा। तो 2024 की कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है, हिंदुत्व कार्ड को रीशाइन किया जा रहा है। देखिए, ये पहले से भी हमको पता है कि ये होगा। अब आने वाले दिन और तकलीफ दे होंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं आपको यकीन के साथ बताऊं कि 39% ऑफ द कंट्रीज़ वोट शेयर बीजेपी के हक़ में गया है। 37% 2014 में गया था। मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। 39% बीजेपी हक़ में 2019 में गया है। तो अब जब आप देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनको जवाब मिला है, इनके तो 350 MLA हुआ करते थे, अब 80 MLA इनके कम आए उत्तर प्रदेश में। और बिहार का आप देख लो, जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे बिहार के अंदर, उसमें आपको ये देखा गया कि बहुत नेक टू नेक फाइट चली। रात के 3 बजे फैसला आया कि बीजेपी जीत गई। महागठबंधन के बावजूद बीजेपी का कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे। होता है, चंद लोग होते हैं जो जाकर के उधर काम बिगाड़ते हैं। फिर भी वोट शेयर की आप बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर उतना नहीं है जितना पहले था। MLAs भी आप देख लें कम हो चुके हैं, 350 कहाँ आज 200 इसके कहाँ, और अखिलेश के कितने थे आज 111 हैं, और BSP के कहाँ हैं, सिर्फ 1 हैं, 22 थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें समझने की बात है कि जिस तरीके से आज पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी इलेक्टेड स्टेट्स अगर आप देखें तो सिर्फ 10 हैं, सिर्फ 10 हैं। तो इससे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले इंतखाबात को हम बराबर से एक स्ट्रैटेजी करेंगे। जो भी मैं एक और अपील आपकी इजाज़त से कर दूं कि जो भी अहबाब 2004 की पैदाइश है, 2004 में जो लोग पैदा हुए हैं, उसके बाद 18 साल आपके हो चुके हैं, पहली फुर्सत में जाकर आप अपना वोटर ID कार्ड बनवाएं। हम लोग अपना वोटर ID कार्ड नहीं बनाते, हम लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते, फिर आकर के चिल्लाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। इस बार जवाब देने के लिए जब आप तैयार होना है तो आपका हथियार आपका वोटर ID कार्ड है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो बदलाव कैसे लाएंगे? पहले जाइए और अपना वोटर ID कार्ड बनाइए, जो भी 2004 के बाद पैदा हुआ। तो कहीं ना कहीं नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी का हो रहा है, ये बात कही जा रही है। देखिए, बात नफ़ा नुकसान की नहीं है। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि
फैसला मुसलमानों के हक़ में होगा। अब सुप्रीम कोर्ट जाना ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हाई कोर्ट का फैसला हमें पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, इस बात का इजहार करना आर्टिकल 19 आपको इजाज़त देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसकी वजह से आपने एक दिन का बंद किया, आपने किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करी, आपने किसी गैर मज़हब वालों को बंद करने की ज़बरदस्ती नहीं करी, बंद करने की अपील भी नहीं करी। ये बात तो अलग है कि मुसलमान इकट्ठे होकर अपनी दुकानें बंद रखे, ये तो इजहार है कि जो आपने वर्डिक्ट दी वो वर्डिक्ट हमें पसंद नहीं है। ये क़ानून के दायरे में आता है, ये खिलाफ कानून नहीं है, ये खिलाफ कानून नहीं है, बिल्कुल खिलाफ कानून नहीं है। यू डिनाइंग द फैक्ट। बोलिए। आप ये नहीं मान रहे हो कि जो फैसला लिया था उस दिन आज उसका इम्पैक्ट हो रहा है। ये फैसला किसी एक शख्स का नहीं है, हज़रत अमीर शरीयत हमारे इस रियासत के मुसलमानों के बड़े हैं। अगर उनका फैसला मानने से आपको लग रहा है कि कहीं जाकर के नुकसान हुआ, ये वक्तिया तौर पर है, आगे चलकर अल्लाह ताला इसके अंदर बहुत बड़ी हिकमत छुपाए रखते हैं। अल्लाह पर यकीन रखने वाले यकीन माने कि इसके अंदर बहुत बड़ी हिकमत होती है। सर, पहले फिल्में बनती थी एंटरटेनमेंट के लिए, आज जो है तासुबी फिल्में बन रही है, कश्मीर फाइल्स बनी है। मुझे मालूम था आप पूछेंगे, पूछिए। तो क्या कहीं ना कहीं उसका भी एक असर रियासत में देखने मिल रहा है, उसकी कुछ झलकियाँ? देखिए, 1980 में बीजेपी वजूद में आई। बीजेपी आरएसएस की एक पॉलिटिकल विंग है। 1921 में आरएसएस फॉर्म हुआ, 1980 में बीजेपी फॉर्म हुई। अब 80 में फॉर्म होने के बाद इन लोगों ने वहाँ जगह जगह कंटेस्ट किए, कहीं पर भी ज़्यादा तौर पर इनको जीत हासिल नहीं हुई। 1980 पर 9 में इन लोगों को लगा कि भाई ये जो मुद्दा है, ये कश्मीर के अंदर मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है, हिंदुओं की जो माइनॉरिटी है, इस बात पर खेल खेलने के लिए जब हुकूमत नहीं थी, इन लोगों ने जगमोहन मल्होत्रा को उधर गवर्नर बनाया। गवर्नर रूल लेकर के आकर गवर्नर के तरफ से ये इशारा दिया गया कि मुसलमान पूरे हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, हिंदुओं का यहाँ से भाग जाना बेहतर होगा। ये जगमोहन मल्होत्रा जो उस वक्त के बीजेपी के आरएसएस के गवर्नर थे, कश्मीर के गवर्नर, लेकिन उनका रुझान बीजेपी और आरएसएस से है, तो उनके तरफ से ये आया। उस वक्त पर कोई और हुकूमत नहीं थी, बीजेपी की हुकूमत थी मरकज़ में वीपी सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, और 80 पर 9 सीट्स, 80 पर 9 एमपी बीजेपी के थे। तो एक एमपी भी कश्मीरी पंडितों के वहाँ से निकल जाने पर इस्तीफ़ा नहीं दिया। आपने देखा फार्म लॉस के अंदर जब क़ानून आया तो हरसिमरत कौर जो बीजेपी की अलायंस पार्टनर है अकाली दल की, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने मंत्री पद से कि भाई आपने जो फार्म लॉस लाए हैं ये ख़िलाफ़ है, हमारे लोगों के ख़िलाफ़ है। ऐसा इस्तीफ़ा बीजेपी वालों से नहीं आया। उसके बाद में भी इनको सियासी फ़ायदा उस बात से नहीं हुआ, तब जा कर के रथ यात्रा शुरू हुई अडवाणी से। 1992 में ये लोग बाबरी मस्जिद को शहीद करने में कामयाब हुए। वहाँ से चलती हुई सियासत आज तक आई है। ये तो बीजेपी की नाकामी दिखा रही है उठा के, इसके अंदर दूसरे किसी और का हाथ नहीं है। आज हिंदुओं को देखिए, 8 साल से इनकी हुकूमत है, पूरे बहुमत के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ इनकी हुकूमत है। इनका वादा था इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाकर कश्मीर में रखें। 8 साल गुजर गए। अब अगर ये लोग सवाल करेंगे तो जवाब बीजेपी के पास नहीं है। तो इसी वजह से इस फिल्म के द्वारा ये लोग और डर का माहौल पैदा करके इसको एक सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी हुकूमत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि भाई आप शांति मतलब पीस, अमन, सुकून आप बरकरार रखें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत में हो या देश में हो अमन व सुकून बरकरार रहे। अब रियासत का, मुल्क का अमन व सुकून जब बिगड़ रहा है, ऐसी पिक्चर को तो रोकना चाहिए था। और जो भी ये पिक्चर बनाए हैं वो बीजेपी के चट्टे बट्टे हैं। विवेक अग्निहोत्री बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, अनुपम खेर है, मिथुन चक्रवर्ती है, ये पूरे बीजेपी लीडर्स हैं।
ये लोगों का एक एजेंडा है, एजेंडे के तहत ये मूवी बनकर इसका सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं बस। इसे बाइकआउट करने के ऐलान किया गया है या फिर